नमस्कार दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस ऑफ द स्क्रोडिंजर इक्वेशन। तो क्या क्या सॉल्यूशंस एक्सेप्टेबल है स्क्रोडिंजर इक्वेशन के, वो आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको एक क्विक ग्लैंस दे देता हूँ व्हाट वी हैव टू स्टडी टुडे। तो हम कंडीशंस पढ़ेंगे, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो पहला हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेबिलिटी क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है, ठीक है ना, फाइनाइट वैल्यूज़ क्यों होनी चाहिए स्क्रोडिंजर इक्वेशन के, वेव फंक्शन की, सिंगल वैल्यूड और बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर इंटीग्रेबिलिटी इज वन ऑफ द एक्सेप्टेबल कंडीशंस। समझ में आई बात। फिर उसके बाद हम सभी चीज़ों को समराइज करेंगे। ठीक है, तो आज आगे बढ़ने से पहले, ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा सा जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अब ध्यान से देखो, हम जानते हैं किसके बारे में, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन है, हमने उसके बारे में क्या पढ़ा था, क्या होती है टाइम, इसको माइनस एच का टी स्क्वायर टी। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा डेल फाई प्लस, इसको हम थोड़ा सा और छोटा करके लिखते हैं, 1 मिनट। ठीक है, ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन है। जो मेरे पास ये पोटेंशियल है ना, ठीक है, ये जो पोटेंशियल है ये किसका फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, और जो वेव फंक्शन है वो भी स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। समझ में आई बात। और हमने क्या पढ़ा था, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन भी पढ़ी थी। देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा अभी आपको, तो आपको चीज़ें स्किप नहीं करनी है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो तभी एक, जब तक आप एक बेस नहीं बनेगा ना इस टॉपिक का, तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये हमारे पास क्या था, ठीक है, ये टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन है। समझ में आया। अब देखो, इस स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो जो दो हमने पढ़ी है ना, उसके लिए क्या है, ये वेव फंक्शन है। क्या है, वेव फंक्शन है। तो इस स्क्रोडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, ये वेव फंक्शन है। समझ में आई बात। अब जिस तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स की यदि मैं बात करूं, तो देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो कोई पार्टिकल होता है, तो उस पार्टिकल के बारे में हमें क्या बताते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बताते हैं। अब देखो, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, समझ में आई बात। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी बहुत सिंपल सी। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है टाइम, ये क्या है एक्सीलरेशन। तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सीलरेशन पता हो, तो मैं बता सकता हूँ किस टाइम में कितनी डिस्टेंस एक पार्टिकल कवर करेगा। कौन, क्लासिकल पार्टिकल। समझ में आई बात। यहीं यदि मैं क्वांटम पार्टिकल की बात करूँ, किसकी बात करूँ, क्वांटम पार्टिकल की, तो क्वांटम पार्टिकल किस तरीके से टाइम के साथ इवोल्व करेगा, वो उसकी इन्फॉर्मेशन कौन देगा। देखो, ये तो क्या थे, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम पार्टिकल्स की इन्फॉर्मेशन जो मैं बताएगा स्क्रोडिंजर इक्वेशन। समझ में आई बात, ठीक है। अब स्क्रोडिंजर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना, ठीक है ना, अब ये कैसा होना चाहिए, समझ में आया। अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। देखो, मैं एक क्लासिकल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपने ना 10th क्लास में काफ़ी मैथ जब आप सोल्व करते होंगे, तो मान लो आप कोई क्वेश्चन है, तो उसमें पूछा गया कि नंबर ऑफ चेयर्स बताओ कितनी है। एज्यूम करो नंबर ऑफ चेयर्स पूछा है ना, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन थे ना। तो जब आप सारी चीज़ें मान लो, लेट वगैरह मान के सारी चीज़ें करते हो, तो मान लो बाद में कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, लेट अस एज्यूम। समझ में आया। मैंने बहुत सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, x² = 4 मान के चलो। तो नंबर ऑफ चेयर क्या मेरी, मैंने क्या मान रखे, मान लो x। मैंने चीज़ें सारी सोल्व की, इक्वेशन को, क्वेश्चन को सोल्व किया, तो मेरे पास x = 4 आया। तो मैं जब इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, +2 और x की वैल्यू -2 आएगा। समझ में आई बात। तो जो नंबर ऑफ चेयर्स हैं वो क्या होगी, 2 ही तो होंगी। क्या -2 होगा, नहीं होगा। तो x = -2 एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है ही नहीं। समझ में आया मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम इससे क्या समझे कि भाई नंबर ऑफ चेयर्स नेगेटिव हो ही नहीं सकती। आपको यदि कोई क्या -2 चेयर, क्या मतलब हुआ, नॉनसेंसिकल चीज़ है। समझ में आया, ठीक है। अब मान लो दुकान पर जाओ, आपको दुकान वाले को कहो मेरे को 2 आयोटा टॉफ़ी चाहिए। समझ में आई बात। तो ये क्या बात हुई भाई, 2 टॉफ़ी चाहिए तो समझ में भी आता है,
टू आयोटा टॉफी क्या होता है, -2 टॉफी क्या होता है, समझ में आया मैं क्या, या मैं कहने लगूँ √5 टॉफी चाहिए मुझे, तो इन चीज़ों का कोई सेंस नहीं होता, तो ये एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया मैंने किसी तरीके से आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से ना हमारे पास स्क्रोडिंजर इक्वेशन में जो वेव फंक्शन है ना, ठीक है ना, इसके भी कुछ एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस होंगे। क्या 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 कंडीशंस होगी ताकि हम सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर सके, वो चीज़ हमें पढ़नी है, ठीक है। तो जैसा हम जानते हैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या फंडामेंटल इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स का, जो डिस्क्राइब करता है स्टेट्स को, क्वांटम स्टेट्स को, किसी भी फिजिकल सिस्टम की क्वांटम पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करता है, वो किस तरीके से टाइम के साथ इवोल्व करेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। और कोई भी फिजिकल सिस्टम होगा ना, तो जो उसका सॉल्यूशन होगा वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए ताकि हम उसको एक्सेप्ट कर सके। जैसे मैंने यहाँ भी बताया था, मान लो x = मेरे पास क्या आ जाए, 9 आ जाए, है ना, और ये x क्या डिनोट कर रहा हो, है ना, मान लो नंबर ऑफ पेन मान लेते हैं, ठीक है, तो मेरे पास यही तो आएगा, तो नंबर ऑफ पेन ये हो सकता है, x-3 नहीं हो सकता। तो ये जो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जो एक्सेप्टेबल उस फिजिकल सिस्टम को जो चीज़ें डिस्क्राइब करेंगी वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए हमें, समझ में आए बात। तो दीज कंडीशंस एंश्योर दैट द सॉल्यूशन कोरस्पॉन्ड्स टू फिजिकली मीनिंगफुल। अब फिजिकल मीनिंगफुल ही तो होना चाहिए, वेव फंक्शन भी क्या होना चाहिए, फिजिकली मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ भी आपको बताया क्लासिकल एग्जाम्पल है कि भाई नंबर ऑफ पेन कितना 3, तो फिजिकली मीनिंगफुल है ये, -3 का कोई सेंस नहीं बनता। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम उन कंडीशंस की। पहला हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजेबिलिटी। तो नॉर्मलाइजेबिलिटी क्या होता है, जो वेव फंक्शन है ना वो नॉर्मलाइजेबल होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है भाई, क्यों होना चाहिए नॉर्मलाइजेबल। हम जानते हैं कि हमने देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ा था। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा था कि मोमेंटम और पोजीशन के रेस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ कि हम एग्जैक्ट मोमेंटम एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में जानकारी हमें नहीं होती। हम सिर्फ एक रीज़न होता है ना, एग्जैक्ट हम नहीं पता कर सकते कि पार्टिकल कहाँ है। हम बता सकते हैं कि भाई इस रीजन में उसके होने की कुछ प्रोबेबिलिटी है। समझ में आया, ये हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो मैथ में हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होगी। अब मान लो पार्टिकल इस रीजन में कहीं है, कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन है इस रीजन में, तो इस रीजन में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि वो इसी के अंदर है। तो नॉर्मलाइजेबिलिटी भी यही है, जो मतलब वेव फंक्शन होगा ना, है ना, उसका जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा। समझ में आया, ठीक है। तो यही तो होता है प्रोबेबिलिटी। तो -∞ to ∞ कहने का मतलब है हमने सारा स्पेस कंसीडर कर लिया, ऑल स्पेस, समझ में आया, जिसमें वो हो सकता है। तो जो प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, p का मतलब 1 होनी चाहिए, यानी ये कंडीशन होनी चाहिए। समझ में आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेबिलिटी बोलते हैं। और जो वेव फंक्शन 1 दे देगा ना ऐसे, उसको नॉर्मलाइजेशन, वो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं ऑलरेडी ना प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। आप इंटरप्रिटेशन ऑफ बोन इंटरप्रिटेशन, क्या बोन इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन का लेक्चर देखोगे ना, ये लेक्चर का नाम है, तो उसमें मैंने डिटेल्ड में वेव फंक्शन को डिस्क्राइब किया हुआ है। समझ में आई बात, ठीक है। तो एक तो ये एक्सेप्टेबल हो गया। अब मान लो 2 आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी 2 का कुछ है ही नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी तो 2 हो ही नहीं सकती, हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा होती है और 1 या 1 से कम होती है। समझ में आया, तो नॉर्मलाइजेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया। तो फंक्शन यदि नॉर्मलाइजेबल नहीं है तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, फिजिकली मीनिंगलेस हो जाएगा ना। जैसे मैंने अभी बताया भाई 2 से ज़्यादा आ जाए, 2 आए 3 आए, तो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन नहीं करेगा। समझ में आएगी बात। तो वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेबिलिटी को फॉलो करना चाहिए, यानी नॉर्मलाइजेबल वेव फंक्शन होना चाहिए। समझ में आई बात। दूसरा, जो वेव फंक्शन है ना वो कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस, यानी स्मूथ कर्व आना चाहिए। स्मूथ कर्व कहने का मतलब है, देखो जैसे ये है ना, अब मान लो एक कोई वेव जैसे y और x के बीच में ग्राफ है ना, ये क्या है, स्मूथ है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा वेव फंक्शन नहीं होना चाहिए। अब देखो ऐसा हो, मान लो इमेजिन करो स्टेप हो, एक ग्राफ में बना रहा हूँ, है ना, ऐसे ये,
ठीक है, समझ में आया। तो ये जो स्टेपिंग होती है ना, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, स्मूथ कर्व होना चाहिए हमारे पास। ऐसे क्यों है, आप ध्यान से देखो। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, और फर्स्ट डेरिवेटिव भी स्मूथ होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहला ही पॉइंट। समझ में आ गई बात। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, यदि हम शॉर्ट में लिखे तो वेव फंक्शन मस्ट बी नॉर्मलाइजेबल। समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या है, वेव फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूस। अब देखो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना dy/dx, ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। जो मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम ऑपरेटर, वो हमारे पास माइनस के i कट, मैं यदि एक उसमें लिखूं वन डायमेंशन में तो ये होगा। तो ये यदि कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना, तो ये मेरे पास मोमेंटम भी आएगा। मोमेंटम आएगा तो अच्छी बात है पार्टिकल की। समझ में आया। तो समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, मतलब अब जैसे मैं इसको ना थोड़ा और ऐसे आपको समझाता हूँ, ये क्या बेटर एग्जाम्पल से, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास वेव यदि ये कंटिन्यूस नहीं हुआ तो मोमेंटम हमारे पास कुछ पता नहीं चलेगा, डिसकंटिन्यूस होगा। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जो फाई है और d∅ है, ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। और मान लो नहीं है तो क्या होगा, देखो ये जैसे मान लो मेरे पास ये आ जाए, ऐसे ऐसे कोई आ जाए, ठीक है ना, या ये हो, आप कहोगे ये तो कंटिन्यूस है। नहीं, ये एक्चुअली में ना स्टेपिंग की तरह या एक जंप है, इनमें क्या है, जंप है, ठीक है ना। सडन वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, जो सडन चेंज होगा ना वो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, सडन चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो del∅/del⁡ क्या बताता है, चेंज इन x विद रेस्पेक्ट टू फाई, वो चेंज इन फाई विद रेस्पेक्ट टू x। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यदि ये मेरे पास, तो हम किसी बहुत स्मॉल वैल्यू पर भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो देखो एकदम से चेंज आया है, तो ये d∅/dx को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करता। तो वेव फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, स्मूथ होना, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, और फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब स्मूथ फंक्शंस मैथमेटिकली। एक्सेप्शंस बाउंड्रीज पर होती हैं, जहाँ पर पोटेंशियल इनफाइनाइट हो। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। अब देखो, ठीक है, देखो ध्यान से। अब मान लीजिए आपके पास एक ये है, मान लो यहाँ पार्टिकल है ना, ठीक है, क्या है, पार्टिकल है। तो ये वो पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये हो गई बाउंड्री, x = 0 और x = a, ये क्या हो गई, बाउंड्री। अब पार्टिकल जो है ना इससे बाहर नहीं जा सकता, तो उस वो इट मीन्स पार्टिकल इज अंडर सम इन्फ्लुएंस, तभी तो इससे बाहर नहीं जा रहा। तो यानी इट इज अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आया। तो यानी यहाँ पर उसके पास क्या, एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो इधर नहीं जा पा रहा है, इट इज अंडर सम इन्फ्लुएंस। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो, तो जो वेव फंक्शन होगा ना यहाँ पे इन बाउंड्री पे, वो 0 हो जाएगा। तो वेव फंक्शन जो है बाउंड्री पे, पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे इनफाइनाइट होगी ना, या ऐसे कहो सीधी सी बात है, जब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगी तो मेरे पास जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गई बात। और जो डेरिवेटिव होगा, है ना, ये डिसकंटिन्यूटी शो कर सकता है। क्या शो करता है, डिसकंटिन्यूस हो सकता है। एकदम से यहाँ कुछ वैल्यू होगी, यहाँ कुछ वैल्यू होगी। कंटिन्यूस कब होता है, आप इस साइड से आओ या इस साइड से आओ, वैल्यू सेम होनी चाहिए। यानी x टेंड्स टू a नेगेटिव और x टेंड्स टू a पॉजिटिव जो है सेम वैल्यू होनी चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब ये होगा, यानी del∅/dx जो है ना, x टेंड्स टू a नेगेटिव इक्वल होना चाहिए del∅/del⁡, x टेंड्स टू a पॉजिटिव पे। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 0 हो जाएगा कब, जब पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको गांठ मार के दिमाग में बैठा लो। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, फाई 0 ही होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टिकल की इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती। इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो सकती है किसी की, समझ में आए। इनफाइनाइट इटसेल्फ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है। समझ में आया, ठीक है। तो ये है, तो जब पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होगी तो वेव फंक्शन तो 0 होगा और इट में एग्जिबिट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। समझ में आया। तो डिसकंटिन्यूटी d∅/dx रिफ्लेक्ट साफ पोटेंशियल चेंज, जैसे मैंने बताया था ना, ये साफ पोटेंशियल चेंज होगा। जैसे ऐसे यहाँ था तो वैल्यू ये हो गई, है ना, ये साफ चेंज, ऐसे स्टेपिंग
जंपिंग होगा, ठीक है, बट रिमेन फिजिकली रियलिस्टिक तभी होगा यदि वो बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। वही मैंने बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस बताया, यदि ये है ना, इक्वल आ जाए ऐसे मान लो, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं फाइनाइट वैल्यूज़ की। तो जो वेव फंक्शन है ना, इसका वैल्यू फाइनाइट ही होना चाहिए एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि वेव फंक्शन, अब मान लो देखो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, यही तो निकालते हैं, यही तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी, समझ में आई बात। अब ये वेव फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, जो कि एकदम बेतुकी बात है, मीनिंगलेस है कहना, समझ में आई बात। तो वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब होता है फॉर ऑल एक्स, जो वेव फंक्शन है ना, का जो मॉडुलस है वो इन्फिनिटी से कम ही होना चाहिए। मॉडुलस इन्फिनिटी से कम होगा, स्क्वायर इन्फिनिटी से कम होगा, समझ में आया, प्रोबेबिलिटी फाइनाइट आएगी, ठीक है, समझ में आई बात। वो ये जो मैंने अभी आपको बताया है ना, प्रोबेबिलिटी जो है यदि इनफाइनाइट हो जाएगा तो नॉन सेंसिकल होगी। सिंगल वैल्यूड क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। अब वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड क्यों होना चाहिए, अब मान लो देखो वेव फंक्शन से ही तो हम क्या बताते हैं, प्रोबेबिलिटी बताते हैं, है ना, समझ में आया, प्रोबेबिलिटी तो बताते हैं। यदि इसका दो वैल्यू आए, क्या है, दो वैल्यू आए, अब मान लो, अब मैं यदि एज्यूम करो, जैसे लेट अस एज्यूम, मैं कहूँ कि जो मान लो इस रीजन में ना किसी का फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मान लो 1/2 है, कोई कहने लगे नहीं भाई 1/10 है, कोई कहने लगे नहीं भाई 1/5 है, तो वैल्यू तो फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी एक ही होनी चाहिए ना, तो प्रोबेबिलिटी तो एक ही आएगी ना, एक वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यूड होगी, बहुत सारी तो हो ही नहीं सकती, तो बेतुकी बात है, समझ में आया। तो एक तो ये चीज़ तो मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एट एनी गिवन पॉइंट इन स्पेस टू एंश्योर यूनिक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो यूनिक तभी आएगी जब इसकी वैल्यू यूनिक होगी, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कि 2-3 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, समझ में आया। दूसरा पांचवा पॉइंट है हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन कहने का मतलब है फाई है ना, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उस फिजिकल सिस्टम की विच इज इम्पोज्ड अपॉन इट। कहने का मतलब देखो क्या है, अब मान लो जैसे मेरे पास एक पार्टिकल है, वो बॉक्स के अंदर है, समझ में आया, या कहीं पर है, तो वो बाउंड स्टेट में यदि है ना, वो क्या बाउंड स्टेट में है, तो उसकी जो जो बाउंड्री कंडीशंस होगी वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे एक पार्टिकल है बॉक्स में, ठीक है, तो 5x जो है ना 0 होना चाहिए एट द वॉल्स। क्यों भाई, देखो ये बाउंड्री कंडीशन होगी, तो मान लो ये x = 0, x = a है, ठीक है, तो इसके बाउंड्री कंडीशंस कहाँ पर हम फाइंड करेंगे, x = 0 पर, x = a पर फाइंड करेंगे। पार्टिकल इसके अंदर है, पार्टिकल इसके बाहर जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, समझ में आया। तो जो फाई होगा, 5x होगा वो फाइनाइट आएगा, क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। कहाँ आएगा फाइनाइट, x = 0 एंड x = a के बीच में, या मैं ऐसे कह सकता हूँ जब x का वैल्यू ये आएगा जब x का वैल्यू ना क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, लेस देन ये होगा, ठीक है, तो मेरे पास 5 की वैल्यू आएगी। तो ये बाउंड्री कंडीशन है। वो जैसे x = 0 या x = a की मैं बात करूंगा, a ले लो या l ले लो, कुछ भी ले लो, तो पार्टिकल इसके बाहर जा ही नहीं सकता बिल्कुल भी, समझ में आया। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि एक तरीके से पार्टिकल कन्फाइंड है, बॉक्स के अंदर है, तो वो ये बाउंड्री जो है इसके लिए इनफाइनाइट पोटेंशियल का काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है पार्टिकल के इससे बाहर फाइंड करने की या बाउंड्री पर फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होनी चाहिए, यानी वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, समझ में आया। तो पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स, तो वही जो मैं बता रहा 5x 0 होना चाहिए वॉल्स पर, क्योंकि पार्टिकल जो है बॉक्स के बाहर हमें मिलेगा नहीं, बाउंड्री इनफाइनाइट पोटेंशियल का काम करेगी, तो 5 जो होगा 0 होगा, समझ में आया, फॉर अ बॉक्स ऑफ लेंथ एल। ये मैंने एक एग्जांपल लेके बताया, तो सीधी सी बात है, कहने का बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, स्क्वायर इंटीग्रेबल। अब देखो स्क्वायर इंटीग्रेबल कहने का मतलब ये है कि अब मान लो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, देखो प्रोबेबिलिटी हम ऐसे ही तो निकालते हैं, ठीक है। अब देखो मतलब वेव फंक्शन जो है ना, वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड भी हो, देखो वेव फंक्शन जो है, देखो वेव फंक्शन जो है सिंगल वैल्यूड भी हो, मान लो वेव फंक्शन की क्या हो, फाइनाइट भी हो, फाइनाइट वैल्यू भी हो, वेव फंक्शन मेरा कंटिन्यूस भी हो, सारी चीज़ें हो, लेकिन ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेबल ना हो, समझ में आया, इंटीग्रेशन ना हो तो काम खराब हो जाएगा सारा। तो ये
स्क्वायर इंटीग्रेबल, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, स्क्वायर इंटीग्रेबल, ध्यान से देखो, तो वेव फंक्शन मस्ट बिलोंग टू द स्पेस ऑफ स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस। ये मतलब वेव फंक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि ये जो इंटीग्रेशन इसका हो जाए, समझ में आया। और ऐसे वेव फंक्शन जो फंक्शन ऐसे में उसको हम हिल्बर्ट स्पेस बोलते हैं। मैं आपको हिल्बर्ट स्पेस पढ़ाऊंगा जब हम क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड पढ़ेंगे, कैट और ब्रा की फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे हम वेव फंक्शन सिंपली ऐसे लिख देते हैं ना, तो हम वेव फंक्शन इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से बताऊंगा मैं सारी चीज़ें जब हम चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्क्वायर इंटीग्रेबल कब होगा, जब इस पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है इनफाइनाइट है, समझ में आया? क्या होना चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रेबल तभी तो होगा जब कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। भाई इस इंटीग्रेशन की क्या है, पूरे की फाइनाइट वैल्यू आए, समझ में आया? तो यानी इंटीग्रेबल हो गया, फाइनाइट वैल्यू आई है प्रोबेबिलिटी की, समझ में आया? तो ये चीज़ है। अब ये हिल्बर्ट स्पेस समझ में आया, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, तो बस इसको ऐसे समझो कि मतलब एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस होंगे तो उस स्पेस में जहाँ ये होंगे, मतलब स्पेस का मतलब वैसा मत समझो इसको स्पेस, ठीक है ना। समझ में आया मैं क्या कह रहा। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे इंटीजर में लिखूँ, है ना। अब मैंने सपोज लिखा x इज इक्वल टू, ये मैंने -5 और ये, तो ये भी मेरे लिए एक स्पेस है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे लिए भी ये क्या स्पेस है। और इसमें x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 इस स्पेस में लाई करते हैं, समझ में आ गया। जैसे x इज इक्वल टू 0, 1, 3 है, इस स्पेस में क्या करते हैं, लाई करते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये लेस देन इन्फिनिटी आने का मतलब ये होता है इंटीग्रल क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, और प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिजिकली इसका मतलब ये हो गया कहने का कि मान लो यदि इनफाइनाइट ये हो भी जाए ना, तो वहाँ पर वेव फंक्शन 0 होना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। अब यदि नहीं हुआ तो ये तो इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो जाएगा, समझ में आया। तो ये बात ध्यान रखना स्क्वायर इंटीग्रेबल की, ठीक है। तो ये था हमारा। तो अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं सारी चीज़ों को जो हमने पढ़ा। तो सीधी सी भाषा में कहे, फाई एक्स जो है वेव फंक्शन सिंगल वैल्यू होना चाहिए, सिंगल वैल्यू आना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए हर एक एक्स की वैल्यू के लिए, समझ में आया। दूसरा वेव फंक्शन की बात होगी, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो भी फाइनाइट होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए हर एक एक्स की वैल्यू के लिए, ठीक है। और हमने ये भी जाना जब पोटेंशियल यदि इनफाइनाइट हो गया तो जब बताया था वेव फंक्शन तो 0 हो जाएगा, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें इट कैन हैव अ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, उसमें डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। फाइव एक्स रिमेन कंटिन्यूस, जैसे मैं था 5 0 हो सकता है तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इट माइट बी डिसकंटिन्यूस, समझ में आया। तीसरा बाउंड स्टेट है ना, बाउंड स्टेट यानी बाउंड कहने का मतलब है कन्फाइंड हो किसी रीजन में, ठीक है। तो जब वो किसी रीजन में कन्फाइंड होगा, तो मान लो ये रीजन है कन्फाइंड हो गया, ठीक है, तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे तो यहाँ तो प्रोबेबिलिटी फाइंड होने की 0 होगी, तो वेव फंक्शन भी 0 होगा। तो 5x जैसे 0 होगा, इसका मतलब x जो है टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, बाउंड स्टेट्स के लिए, समझ में आया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल बिटवीन x एंड x प्लस डी एक्स मस्ट वेनिस, कब प्रोबेबिलिटी कब 0 होगी, यदि हम यहाँ ढूंढ लेंगे, समझ में, बाउंड स्टेट, बाउंड वो यहाँ पर है, कुछ वैल्यू है, मान लो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 12 के बीच में, 5x शुड बी ए स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन, और ये स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, समझ में आया। कहने का मतलब है इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।